अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, सऊदी अरबिया के तबलीगी जमात पर पाबंदी, इसी तरह से 300 से ज़्यादा उलमा को उठाकर जेल की सलाखों में डाल देना, बहुत सारों को फांसी दे दी गई है, बहुत सारों को मौत की सज़ा ऑलरेडी मिल चुकी है और अब वो हमारे दरमियान में नहीं हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये सारी सज़ाएँ किस लिए दी गई? सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत के पॉलिसीज़ की मुखालिफत करने की वजह से। अब हम आपको बताते हैं गवर्नमेंट की वो कौन सी पॉलिसीज़ है जिसकी वजह से वहाँ के उलमा ने उनकी मुखालिफत की और इनको दावत व तबलीग के ऊपर भी शिकंजा कसना पड़ा ताकि मुल्क के अंदर लोगों में इस्लामी, ईमानी और दीनदारी वाली जो जहनीत है वो सेक्युलरिज़म के अंदर तब्दील हो जाए, बदल जाए और गवर्नमेंट जैसा चाहती है वैसा हो जाए। ऐसा गवर्नमेंट क्यों चाहती है और क्यों गवर्नमेंट ने इतने सारे उलमा को उठा उठा के जेल की सलाखों के पीछे डाला और उनको ये सज़ाएँ दी गई? तो मैंने 2 दिनों तक इस पर मैं रिसर्च करता रहा, इसीलिए मैंने 2 दिन से इस टॉपिक पे कोई वीडियो नहीं अपलोड किया था। तो हमारे सामने जो रिज़ल्ट आया है वो ये कि सऊदी की जो इकोनॉमी है वो ऑलमोस्ट ऑयल के ऊपर टिकी हुई है। ऑयल इंडस्ट्री और ऑयल के जितने भी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं वो तमाम चीज़ों के ऊपर। अब क्या हो गया कि दुनिया का जो माहौल है वो बदल रहा है। जैसे एलन मस्क है, एलन मस्क का आप लोगों ने नाम सुने ही होंगे। दुनिया के सबसे बड़े बिलियनियर मिलेनियर वो शुमार होते हैं और उनकी जो कंपनी है टेस्ला जो कार बना रही है, और चाइना के अंदर उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपये, वो हमारे इंडिया में असल में वो पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च करने वाले थे, लेकिन फिर वो चाइना चले गए, पता नहीं क्या हो गया। तो उन्होंने चाइना में 1 लाख करोड़ रुपये का सिर्फ जो अपना प्रोजेक्ट है कारों के प्रोडक्शन का, एक तो वहाँ पे उन्होंने लगाया। इसी तरह से अमेरिका के अंदर भी उनका प्रोडक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से टेस्ला जो कंपनी है ये दुनिया की ऐसी सबसे बड़ी कंपनी बनकर उभरी है जो कंपनी इलेक्ट्रिक कार्स को प्रोडक्ट करती है। इलेक्ट्रिक जो कार है, क्योंकि आज दुनिया में जो ये चल रहा है, दुनिया के अंदर एक नया जो माहौल बना है वो है इलेक्ट्रिक कार का। तो अब आप देखोगे तो बहुत सारे मुल्क तो ऐसे हैं जिन मुल्कों के अंदर ऑलरेडी, अभी जैसे मैं आपको चाइना की मिसाल देता हूँ, चाइना में तो ऑलमोस्ट जो गवर्नमेंट की बसें भी जो चलने वाली है, गवर्नमेंट की जो बसें होती है, जैसे जिसे हम लोग सिटी बस कहते हैं या जिसे हम लोग PMT कहते हैं, या हम बॉम्बे है तो वहाँ पे जो है उसे BMT कहते हैं। इस तरह की जो बसें होती है, ये जो गवर्नमेंट की बसेस वगैरह होती है, चाइना में तो कंप्लीट ये सब बैटरी पे चलने वाली यानी इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली है। अच्छा, मैं चाइना तक क्यों पहुँचूँ? मुझे याद आया, अभी हमारे खुद पूना शहर के अंदर जो पूना महानगर पालिका है, उन्होंने भी अभी पिछले साल ही जो है कितने हज़ार बसों का जो है ऑर्डर दिए थे और उनमें से बहुत सारी बसें आ चुकी है जो रोड पे दौड़ रही है, अभी हमारे सामने चल रही है नज़रों के सामने। तो पता चला कि वो पेट्रोल की बसेस नहीं हैं, बल्कि वो बसें जो है इलेक्ट्रिक बसें हैं। तो मुझे आप बताइए, जब हमारे भारत के अंदर खुद इलेक्ट्रिक बसों का इतना ज़्यादा चलन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स आ चुकी है, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स आ चुकी है, इलेक्ट्रिक बसें आ गई है, इलेक्ट्रिक कारें आ गई है और हर कंपनी बना रही है। महिंद्रा कंपनी ने शुरुआत की, उसके बाद टाटा की भी कार आ गई। तो तमाम कंपनियां जो है आज वो इलेक्ट्रिक कारों को प्रोडक्ट कर रही है, तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां। तो पूरी दुनिया में अब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो है एक माहौल बन गया हुआ है। इस वजह से जो पेट्रोलियम उनके ये थे, यानी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थे, सऊदी गवर्नमेंट को ये फ़िक्र लाहिक हुई कि भाई अगर इसी तरह से चलता रहा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारा जो पेट्रोल का प्रोडक्शन है
वो हमारे कुछ काम का नहीं रहेगा, यानी उसकी हमारी आमदनी बंद हो जाएगी। और पूरी दुनिया में जब इलेक्ट्रिक कारों का जाल फैल जाएगा तो इस वजह से उनको अपने फ्यूचर को लेके फ़िक्र हुई। जैसे दुबई है, मैं अभी आपको एक दुबई की मिसाल देता हूँ, जैसे यूएई है या दुबई है, तो दुबई का जो डेवलपमेंट हुआ, दुबई अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था। 1971 में उनको आज़ादी मिली अंग्रेज़ों से, लेकिन अंग्रेज़ वहाँ पे जब तक रहे तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, दुबई में क्या करते थे, दुबई में पेट्रोल वगैरह कुछ इतना था नहीं जितना सऊदी के पास में है। लेकिन दुबई का मेन जो कारोबार बिजनेस था, वो लोग समंदरों में से मोती निकालते थे और वो मोती निकाल के बेचते थे। लेकिन क्या हो गया कि मार्केट में जो है आर्टिफिशियल मोती आ गए। जैसे जापान ने जो है आर्टिफिशियल मोती बनाया, तो वो जैसे ही मार्केट के अंदर आए, जो दिखने में ओरिजिनल उसी तरह के लगते हैं जैसे समंदर में के मोती होते हैं, लेकिन वो होते हैं आर्टिफिशियल और वो एकदम सस्ते होते हैं। जब वो मोती बाज़ार में आ गए, वो मोती मार्केट के अंदर आ गए, तो यूएई का जो मोती बनाने का मार्केट था वो पूरी तरह से ठंडा हो गया। और मैंने पूरी वो नेशनल ज्योग्राफिक के ऊपर पूरे डिटेल्स देखा हूँ, वो मोती कैसे निकालते थे। वो 15-15 दिन समंदर में रहते थे जाकर, और बेचारे वही काम करते थे। ये जो अरब है, आज जो यूएई के लोग हैं, उनका पहला मेन कारोबार वही था और वो अंग्रेज़ों के कब्ज़े में थे वो पूरे इलाके। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किए, देखो अंग्रेज़ों ने जो है ना, जिस मुल्क को भी छोड़े उस मुल्क को डेवलप करके गए। एक अंग्रेज़ों की खुसूसियत ये रही, जिन जिन मुल्कों के अंदर भी अंग्रेज़ रहे तो अंग्रेज़ों ने वहाँ पे वो मुल्कों को अच्छी तरह से, वहाँ ट्रेनें आई तो अंग्रेज़ों की वजह से आई, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो आई अंग्रेज़ों की वजह से। तो अंग्रेज़ों ने दुबई के डेवलपमेंट की बुनियाद रख दिए थे और अंग्रेज़ों की वजह से उनको ये गाइडेंस और ये रहबरी मिल गई थी कि आगे चल के तुमको इस मुल्क को कैसे डेवलप करना है। तो दुबई के जो लोग थे, अब चूँकि अभी भी वो अंग्रेज़ों के ताल्लुकात और रिलेशंस में थे, तो उन्होंने उनके ताबेदारी में आगे बढ़ते हुए और उन्हीं के राय मशवरों पे चलते हुए अपने मुल्क को डेवलप करना जारी रखा। और होते होते आज जो हम देख रहे हैं, आज का जो दुबई है, पूरी दुनिया का वो एक एतबार से इकोनॉमिकल मरकज़ बना हुआ है, फाइनेंशियल मरकज़ बना हुआ है, फाइनेंशियल हब बना हुआ है। अब ऐसा है कि दुबई गवर्नमेंट को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो वहाँ पे अर्निंग के रिसोर्सेस है, अर्निंग के जो रिसोर्सेस है वो उन्होंने हज़ारों पैदा कर दिए हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को उन्होंने अपने यहाँ पे बुलाया। अब वो अगर ख़ुद के बेस पे कुछ करना चाहते, कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो वहाँ की टोटल आबादी है, जो आज वहाँ का पॉपुलेशन और जो लोग वहाँ पर है, उनमें 90% लोग वो बाहर के हैं, सिर्फ 10% लोग वहाँ के ओरिजिनल है। अब वहाँ के जो 10% है, उनके लिए ये 90% मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने इस तरीके से 90% को काम में लगा दिया, बड़ी बड़ी होटलें बना दी, सबको अपने पास बुला लिया। आईसीसी को कहा कि आपका जो हेड क्वार्टर है, हेड ऑफिस है, हमारे यहाँ पे लेके आ जाओ। बड़े बड़े जो गोल्फ के ग्राउंड होते हैं वो बना दिए, और बड़े बड़े जो है वहाँ पे सारी चीज़ें दुनिया की, मॉल बनाया तो दुनिया का सबसे बड़ा मॉल बना दिया, बिल्डिंग बनाई तो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बना दी। ये सारा जो डेवलपमेंट उन्होंने किया दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, क्रिकेट के बड़े बड़े स्टेडियम बना दिए। अब पूरी दुनिया की टीमें वहाँ जाके खेल रही है उनके अपने मुल्क के अंदर, फिर दुनिया भर के लोग वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। तो ये जो डेवलपमेंट था दुबई का, ये देखकर सऊदी के मुंह में भी पानी आया। उन्होंने कहा कि भाई हमने भी ऐसा कुछ करना चाहिए, अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो आगे चल के हमारी इकोनॉमी जो है वो बाकी रहेगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि सऊदी का वो कौन सा फ़ैसला है जो गलत साबित हुआ। और वो गलत फ़ैसला सऊदी का ये है कि सऊदी अगर दुबई की तरह से डेवलप होना चाहता था तो ठीक है ना, आप अपने यहाँ पे बड़ी बड़ी आईटी इंडस्ट्रीज़ कायम कीजिए, उसका हब बना सकते हैं आप अपने यहाँ पे। आप अपने यहाँ पे अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं, जैसे हर एतबार से आप जो है। और मैंने पढ़ा भी हूँ कहीं पर कि माशाल्लाह सऊदी के अंदर जो है बहुत सारे रेगिस्तानों को उन्होंने अभी फ़िलहाल जंगलों में बदल दिए। खुद सऊदी में, सऊदी के अंदर जो है ना, पूरे सऊदी के अंदर भी ऐसे बहुत सारे उन्होंने रेगिस्तानों के अंदर प्रोडक्शन वो लोग भी कर रहे हैं, फल पैदा हो रहे हैं, फ्रूट पैदा हो रहे हैं,
और वहाँ पे नई नई चीज़ें जो है सब्जियाँ तरकारियाँ वो ख़ुद पैदा कर रहे हैं। तो जब वो ये चीज़ों में अपनी सलाहियतें लगा रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। उसके अलावा जो डेयरी फार्म हैं सऊदी के अंदर, जो सऊदी की डेयरी कंपनी है वो पूरे उतने जो खलीजी